हमारे YouTube चैनल एमपीएससी कैंपस पर स्वागत है। देखिएगा साथियों, लास्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में पढ़े हैं और अभी व्यक्तित्व मापन की कुछ और विधियां रह गई हैं, उनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट जो विधि है मुक्त साहचर्य विधि। कल से आगे नेक्स्ट विधि है, अपन 10 विधियों के बारे में पढ़ चुके थे। 11वीं विधि है मुक्त साहचर्य विधि। तो विधि का नाम क्या है? मुक्त साहचर्य विधि। और इस विधि के प्रवर्तक हैं वो है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड। तो सुनिएगा, ये जो मुक्त साहचर्य विधि है इसमें क्या करते हैं, इस विधि में मनोचिकित्सक जो है व्यक्ति को एक प्रकार से सम्मोहित कर लेते हैं। जो मनोचिकित्सक होते हैं वो व्यक्ति को क्या कर लेते हैं? सम्मोहित कर लेते हैं। और सम्मोहित करके उसे जो है अर्धचेतन अवस्था में लाते हैं। कैसी अवस्था में लाते हैं? अर्धचेतन अवस्था में लाते हैं। फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यक्ति जब अर्धचेतन अवस्था में आ जाता है तो उसके अंतर्मन की जो बातें हैं, तो अंतर्मन में छुपी हुई बातें प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से ये जो विधि है उसे नाम दिया है सिगमंड फ्रायड ने मुक्त साहचर्य विधि। और आगे जाके इस विधि का जो विकास है वो विकास सिगमंड फ्रायड के शिष्य कार्ल जुंग ने इसका विकास किया। तो इस विधि के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। विधि का नाम क्या है? मुक्त साहचर्य विधि। प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। विकास किसने किया? कार्ल जुंग ने। क्या किया जाता है इस विधि में? व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है। फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके द्वारा जो उत्तर मिलते हैं उससे उसके अंतर्मन में छुपी हुई बातें प्रकट होती हैं और उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो ये थी मुक्त साहचर्य विधि। नेक्स्ट विधि देखते हैं, स्वप्न विश्लेषण विधि। तो नेक्स्ट विधि है स्वप्न विश्लेषण विधि। ये जो मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि है, इन दोनों विधियों को एक प्रकार से मनोविश्लेषणात्मक विधि भी कहा जाता है या माना जाता है। स्वप्न विश्लेषण में क्या रहता है? जो विषय होता है, मतलब जिसके व्यक्तित्व का पता लगाना होता है, उसको अपने सपने में उसे जो दिखाई देता है उन सपनों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। और स्वप्न विश्लेषण के आधार पर अतृप्त इच्छाओं या उसकी इच्छा पूर्ति में जो बाधक तत्व थे उनका पता लगा करके उनका निराकरण किया जाता है। ये स्वप्न विश्लेषण विधि में क्या है? विषयी स्वयं, यानी जिसके व्यक्तित्व का पता लगाते हैं वो हुआ विषयी। विषयी अपने सपनों का वर्णन करता है। सपनों का क्या करता है? सुनाता है या वर्णन करता है। और फिर उसके सुनाए गए सपनों का क्या करते हैं? स्वप्न का विश्लेषण, उसके बारे में व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर उसकी जो अतृप्त इच्छाएं या वे इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं या इच्छा पूर्ति में जो बाधक तत्व हैं उनका पता लगा करके उनका निराकरण किया जाता है। तो ये इस विधि का एक प्रकार से लाभ भी है। इसके बाद व्यक्तित्व मापन की कुछ प्रविधियां या यूं कहें प्रक्षेप्य विधियां भी हैं। तो व्यक्तित्व मापन में अपनी अगली हेडिंग है व्यक्तित्व मापन की प्रविधियां या प्रक्षेप्य विधियां।
देखिए, सिगमंड फ्रायड ने बताया था और हम ये मानते भी हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना है तो उसके अचेतन मन का, जो उसका अंतर मन होता है, उसका पता लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा वास्तव में नहीं होता है। वह अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखने का प्रयास करता है। तो व्यक्ति को ठीक से समझना है तो उसके अचेतन मन को जानना आवश्यक है। और अचेतन मन की बातों व्यक्ति सीधे तौर पर नहीं बताता है, उसके लिए परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती हैं। तो अचेतन मन की बातों को जानने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन विधियों को प्रक्षेप्य प्रविधियां कहते हैं या व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप्य विधियां कहा जाता है। यहाँ पर शब्द है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ होता है, प्रक्षेपण का मतलब है एक प्रकार से फेंकना या इसका मतलब परिस्थितियां पैदा करना। तो ये जो प्रक्षेपण शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था, ध्यान रखना है, सिगमंड फ्रायड। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो इस विधि में क्या करते हैं, व्यक्तित्व, इस विधि के माध्यम से व्यक्तित्व संबंधी उन बिंदुओं की जानकारी मिलती है जिनके बारे में व्यक्ति खुद नहीं जानता है या खुद बताता नहीं है, उसके व्यक्तित्व से स्पष्ट होता नहीं है। तो उन बिंदुओं की जानकारी व्यक्ति के अचेतन मन में है, उनकी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं प्रमुख विधियां कौन सी हैं इसकी। नंबर 1, क्रम प्रविधि। क्रम प्रविधि, क्रम प्रविधि क्या है, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। तो इस विधि में क्या करते हैं, क्रम प्रविधि में, कि कोई भी उद्दीपक दिखाते हैं या उद्दीपकों की पूरी श्रृंखला दिखाते हैं। जैसे कि अपन मान लें कि मिठाई एक प्रकार का उद्दीपक हो गया, कार या पुस्तक, बाइक, ये सभी चीजें क्या है, उद्दीपक हैं। तो इन सब चीजों को क्या कहा जाएगा व्यक्ति से, इन्हें क्रम से लगाइए। अब व्यक्ति इनमें से जिस चीज को पहले लगाता है, यानी नंबर 1 पर इसको रखा, नंबर 2 पर इसको रखा, नंबर 3 पर इसको रखा, नंबर 4 पर इसको रखा, तो इस विधि का जो आशय है वो ये है कि व्यक्ति जिस प्रकार से वस्तुओं का क्रम लगाता है या जिस व्यक्ति को जिस वस्तु को पहले रखता है क्रम में, तो उसका व्यक्तित्व तो उसी प्रकार का होगा। उस वस्तु से लगावे तभी उसे वो पहले रख रहा है। तो वस्तुओं को क्रम से लगाने के आधार पर व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। वह जो विधि है व्यक्तित्व मापन की, उसे क्रम प्रविधि कहा जाता है। तो यह है क्रम प्रविधि। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभिव्यक्ति प्रविधि। अभिव्यक्ति प्रविधि ये भी प्रक्षेपी विधि है। तो इस विधि में क्या करते हैं, अभिव्यक्ति प्रविधि में बालक को कोई भी चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। कोई भी चित्र क्या बनवाया जाता है, बालक से चित्र बनवाया जाता है। चित्र बनवाया जाता है और उस चित्र के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, व्यक्तित्व के निर्धारण का प्रयास किया जाता है। मतलब बालक ने जैसा चित्र बनाया है उस चित्र के विश्लेषण के आधार पर उस बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और ये जो विधि है इसके प्रवर्तक मैकोवर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट विधि
है। नंबर 3, साहचर्य विधि। साहचर्य विधि, साहचर्य मतलब क्या होता है? आपसे जोड़कर, मतलब जोड़ने वाली कोई चीज है या विधि है। तो इस विधि में क्या करते हैं, शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया करवाते हैं। शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया, जिस विधि में शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया करवाई जाती है वह विधि कौन सी विधि है? साहचर्य विधि है। तो इस विधि में उन शब्दों के आधार पर क्या करते हैं, बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। लगभग इसमें क्या करते हैं, 100 शब्दों की एक सूची का प्रयोग करते हैं। कितने शब्दों की सूची का प्रयोग करते हैं? 100 शब्दों की सूची का प्रयोग करते हैं। और इस विधि के जो प्रतिपादक हैं गाल्टन थे। गाल्टन ने ऐसा 1879 में किया भी था। तो क्या ध्यान रखना है साहचर्य विधि के बारे में? शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया करवाने वाली विधि, 100 शब्दों की सूची, प्रतिपादक गाल्टन, और 1879 में इस विधि का प्रतिपादन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है रचना पूर्ति प्रविधि। नंबर 4 विधि है रचना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रचना पूर्ति प्रविधि। तो व्यक्ति जिस प्रकार की रचना करता है उसी प्रकार का उसका व्यक्तित्व माना जाता है। जैसे व्यक्ति रचना या जो चित्र है वो पुजारी के चित्र बना रहा है तो व्यक्ति कैसा होगा? धार्मिक होगा। तो व्यक्ति द्वारा बनाई गई रचना या कृति, उसकी बनाई गई कृति या रचना के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो इसमें आशय है जैसा या जैसी कृति या रचना बनाएगा, जैसी कृति या रचना बनाएगा व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा? उसी प्रकार होगा। मान लो पुजारी का चित्र बनाया, व्यक्ति कैसा होगा? धार्मिक होगा। इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद अगली विधि है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण भी क्या है? प्रक्षेपी विधि है। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या करवाते होंगे? अधूरे वाक्य को या अधूरी कहानी को पूरा करवाते इस विधि में। इस विधि के जो जन्मदाता है वो है पाइन व टेंडलर को माना जाता है। किसको माना जाता है? पाइन व टेंडलर वाक्य या कहानी पूर्ति विधि के जो है प्रतिपादक है या उन्होंने विकास किया था। और इसका विकास जो है 1930 में इन्होंने किया था। फिर इसके बाद इस क्षेत्र में यानी वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण के क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य है वो रोटर्स एक वैज्ञानिक थे, रोटर्स। तो प्रतिपादन पाइन और टेंडलर ने 1930 में किया और इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य है वो रोटर्स ने किया था। भारत में भी इस प्रकार की विधि का जो निर्माण है वो विश्वनाथ मुखर्जी ने किया था। विश्वनाथ मुखर्जी। इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है कि वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण भारत में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है विश्वनाथ मुखर्जी। यह विधि लिखित होने के कारण क्या है? शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी, क्योंकि पूरी विधि है, पूरी लिखित विधि है। तो किन के लिए उपयोगी? खासतौर से ये शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब कैसे कराते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाक्य हुआ, मेरी
पसंदीदा पुस्तक। सामने वाले से पूछा है बताइए, वो बताता है रामायण। मेरी पसंदीदा पुस्तक, अधूरा वाक्य हुआ, रामायण से वो वाक्य पूरा हो गया। तो क्या हुआ, ये वाक्य की पूर्ति हुई। नहीं दिख रहा होगा, मेरी पसंदीदा पुस्तक, ये वाक्य अधूरा है, उसको क्या लिखा, पूरा करके रामायण आगे लिख दिया। तो उसने जिस प्रकार से वाक्य की पूर्ति की, कुछ और भी लिख सकता था, क्योंकि रामायण लिखा तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, धार्मिक व्यक्तित्व होगा। इस प्रकार से वाक्य की पूर्ति करा के या कहानी की अधूरी कहानी को पूरा करा के भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनमें स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। IBT परीक्षण भी इसको संक्षेप में कहते हैं। एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं, एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के, जिनका नाम है हर्मन रोसा। तो हर्मन रोसा ने 1911 से लेकर के और 1921 तक परीक्षण किए, लगातार परीक्षण किए। फिर उन्होंने 1921 में अपनी इस विधि का क्या किया, प्रतिपादन किया। मतलब स्याही धब्बा परीक्षण विधि है वो कब बनकर, या इंक ब्लॉट टेस्ट जो IBT परीक्षण विधि है व्यक्तित्व मापन की, वो कब बनकर तैयार हो गई थी। तो ये 1921 में बनकर तैयार हुई थी, या यूं कहें हर्मन रोसा ने इसका प्रतिपादन किया था। देखिएगा इस विधि में क्या होता है। जो स्याही धब्बा परीक्षण विधि है, इसमें हर्मन रोसा ने 10 कार्ड तैयार किए थे परीक्षण के लिए। कितने कार्ड तैयार किए थे, कुल 10 कार्ड तैयार किए थे, जिसमें से जो 5 कार्ड थे वो तो काले कलर के थे, संपूर्ण से काले कलर के कितने कार्ड थे, 5 कार्ड थे। उसके अलावा जो 2 कार्ड थे वो कैसे थे, कुछ लाल, मतलब काले और लाल मिक्स। 2 कार्ड कैसे थे, काले और लाल कलर के मिक्स कार्ड थे। और 3 जो कार्ड थे वो अनेक रंगों के थे, माने मिक्स कलर के कार्ड थे। इस प्रकार से कुल 10 कार्ड थे। और कार्ड में दिए गए जो धब्बे थे या चित्र थे, कार्ड में दिए गए धब्बों या चित्रों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। कैसे किया जाता था, तो परीक्षार्थी से जो कार्ड में धब्बे हैं, कार्डों में जो धब्बे वगैरह हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि आप प्रतिक्रिया करिए, उनके बारे में बताइए। तो कार्ड पर जो धब्बे थे, उन धब्बों के बारे में अनुक्रिया जो बालक ने या परीक्षार्थी प्रतिक्रिया की है, उन प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता था कि उसने क्या कहा है, कैसे कहा है, किस संदर्भ में कहा है। तो धब्बों पर की गई प्रतिक्रिया का जो विश्लेषण है या जो व्याख्या है, उस आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है। और इसमें जो व्याख्या करने में या प्रतिक्रिया करने में, प्रतिक्रिया की जो व्याख्या करने में 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। 4 बातें कौन कौन सी, स्थान का, गुण का, स्थान का, गुण का, विषय का, किस विषय के बारे में वर्णन किया है, और समय का, इनका ध्यान रखा जाता है। अब निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, इस विधि के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक परीक्षार्थी का या बालक या विद्यार्थी का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा। तो कार्ड में जो धब्बे हैं उन पर की गई प्रतिक्रिया के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उस आधार पर कैसे निकालते हैं। पहला तो ये कि अगर संपूर्ण धब्बों को ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया दी है
संपूर्ण धब्बों पर प्रतिक्रिया, संपूर्ण धब्बों पर प्रतिक्रिया दी है तो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। इसका जो निष्कर्ष निकाला गया तो वो ये था कि इस प्रकार के व्यक्ति जो संपूर्ण धब्बों के बारे में प्रतिक्रिया कर रहा है, बता रहा है, वह व्यक्ति व्यावहारिक नहीं हो सकता। संपूर्ण के बारे में बता रहा है तो व्यक्ति कैसा होगा, सैद्धांतिक होगा, यानी उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, सैद्धांतिक होगा। अगर आंशिक भागों पर प्रतिक्रिया कर रहा है, आंशिक भागों पर प्रतिक्रिया कर रहा है तो व्यक्ति किस प्रकार का होगा, छोटी छोटी अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति होगा। अगर छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया कर रहा है तो व्यक्ति कैसा होगा, छोटी छोटी और अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति होगा, यानी उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होगा कि वो छोटी छोटी और अनावश्यक बातों पर भी ध्यान देता होगा। नंबर 3, तीसरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि अगर उसने धब्बों में मानव या पशुओं द्वारा गति देखी है, मानव या पशुओं द्वारा गति, यानी उसने कल्पना की है कि मनुष्य या पशु से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वह अंतर्मुखी होगा। यह निष्कर्ष है। इस प्रकार की प्रक्रिया करता है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, अंतर्मुखी होगा। और कलर्स के बारे में जो रंग हैं, धब्बों के जो कार्ड के जो चित्र रंग कलर हैं, तो रंगों के बारे में अगर उसने प्रतिक्रिया दी है तो व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति में संवेगों की अधिकता होगी। ये कुछ निष्कर्ष थे इस विधि में। एक बार पुनः सुन लीजिए। इतना जो परीक्षा में आता है कि जो इंक ब्लॉक टेस्ट है वो किसने तैयार किया था, हर्मन रोसा ने। हर्मन रोसा कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। कब तैयार किए थे परीक्षा, 1921 में तैयार किया था। कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया, 10 कार्डों का। कार्ड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 काले, 2 काले लाल और 3 कार्ड विभिन्न रंगों वाले थे। तो ये थी अपनी इंक ब्लॉक टेस्ट या स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। TAT, इसको बोलते हैं क्या, TAT परीक्षण। तो सर्वप्रथम प्रश्न बनता है कि TAT परीक्षण कब और किसने तैयार किया था। तो इस परीक्षण को तैयार करने वाले थे, उनका नाम है H.A. मुर्रे। क्या नाम है, H.A. मुर्रे। H.A. मुर्रे ने इस परीक्षण को 1935 में सर्वप्रथम तैयार किया था। फिर उसके बाद 1938 में इस परीक्षण में क्या हुआ, संशोधन हुआ। ध्यान रखना है, संशोधन किसने किया, संशोधन करने वाले व्यक्ति थे C.D. मॉर्गन। इस प्रकार से इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT परीक्षण किसका है, मॉर्गन एवं मुर्रे का है। इस प्रकार से आता है, मॉर्गन और मुर्रे का परीक्षण कौन सा है, थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा तैयार किया गया है, मॉर्गन एवं मुर्रे द्वारा। लेकिन क्लियरली क्या ध्यान रखना है, इस परीक्षण को सबसे पहले मुर्रे ने 1935 में तैयार किया था और C.D. मॉर्गन ने इसमें 1938 में संशोधन किया था। अब ध्यान रखना है, ये जो परीक्षण है ये भी कार्ड वाला परीक्षण है। कार्ड वाला परीक्षण है तो इसमें कार्डों की संख्या के बारे में, तो कार्डों की संख्या इस विधि में कुल 31 कार्ड, कितने कार्ड, कुल 31 कार्ड मॉर्गन एवं मुर्रे तैयार किए, जिसमें 30 कार्ड कैसे, 30 जो कार्ड हैं वो कार्ड चित्रों वाले,
30 कार्ड चित्रों वाले और एक कार्ड सादा। तो ये तो रही कार्डों की कुल संख्या। अब आती है प्रयोग की बात। एक व्यक्ति पर अधिकतम कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता था? इस विधि में यह किया जाता है। तो एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग करते हैं। कितने कार्डों का प्रयोग करते हैं? 20 कार्डों का। वही 19 चित्रों वाले और एक सादा कार्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन पुरुष और महिलाओं पर अलग अलग कार्डों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टोटल कार्ड कितने हैं? 30 और यूज करते हैं 20। दरअसल इसमें 10 कार्ड तो होते हैं वो ओनली पुरुषों के लिए होते हैं, और 10 कार्ड जो होते हैं वो ओनली महिलाओं के लिए होते हैं, और 10 कार्ड जो होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, और लास्ट में एक कार्ड होता है सादा। अब पुरुष है तो पुरुष वाला 10 कार्ड और दोनों वाला 10 कार्ड, इस प्रकार से रखते हैं। महिला है तो महिला वाला 10 कार्ड और मिक्स वाले 10 कार्ड। इस प्रकार से कार्डों के बारे में जो प्रतिक्रिया दी जाती है परीक्षार्थी द्वारा, उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। दरअसल इस परीक्षण में जो परीक्षार्थी होता है वह स्वयं को कुछ चित्र का कोई पात्र मान लेता है कि वो ही कोई ना कोई पात्र या नाटककार है, और उसके बाद वो कहानी, उसको कहा जाता है कि आपको कहानी इस बारे में लिखना है जो आपने कार्ड देखे हैं। उसके बाद वो कहानी कहता है, कहानी लिखता है और अपने विचार, भावना, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। तो उसके द्वारा कहानी में लिखी गई विचार, भावनाएं या समस्याओं के आधार पर उस व्यक्ति के या परीक्षार्थी के, बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो ये था अपना प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये जो परीक्षण है ये विद्यार्थियों के लिए खास तौर से उपयोगी परीक्षण है। इसके बाद जो परीक्षण है वो अपन देखते हैं। लास्ट अपना रह गया है बालक अंतर्बोध परीक्षण। परीक्षण का नाम है बालक या बाल अंतर्बोध परीक्षण। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, यानी CAT, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? CAT। इस परीक्षण की खास बात क्या है? क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए, इसके लिए इसका नाम भी बालक अंतर्बोध परीक्षण या बाल अंतर्बोध परीक्षण है। तो यह 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए है। CAT कितने वर्ष के बच्चों की आयु के लिए है? 10 साल तक के बच्चों की आयु के लिए है। और इस परीक्षण को 1948 में तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लियोपोल्ड वेलक ने। CAT को तैयार करने वाले कौन है? लियोपोल्ड वेलक। लियोपोल्ड वेलक ने CAT को जो है 1948 में तैयार किया था। इस परीक्षण में अपन कार्डों की बात करें तो इस परीक्षण में भी कार्डों की संख्या होती है वो 10 होती है, और उन कार्डों पर किसके चित्र बने होते हैं? जानवरों के चित्र बने होते हैं। उनको दिखाकर बालक से क्या कथानक पूछा जाता है कि इनके बारे में वर्णन करिए, और बालक द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर जो 10 कार्ड रहते हैं उनसे क्या कराया जाता है? बच्चों से उनके बारे में पूछा जाता है, वर्णन करवाया जाता है। जानवरों के चित्र हैं तो बालकों के द्वारा उनसे कथानक या उनका वर्णन करवाया जाता है। उस वर्णन के आधार पर उस बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। भारत में भी इस प्रकार के परीक्षण तैयार किए गए थे। तो भारत में सर्वप्रथम कोलकाता में, कहां पर? कोलकाता में उमा चौधरी, कोलकाता में उमा चौधरी ने इस प्रकार का परीक्षण तैयार किया था। और इस प्रकार के परीक्षण की विचार के अपन बात करें तो अर्नेस्ट क्रिस्ट, पहला व्यक्ति अर्नेस्ट क्रिस्ट थे जिनके मन में इस प्रकार के परीक्षण का विचार आया था।
तो ये था अपना बालक अंतर्बोध परीक्षण। क्या ध्यान रखना है बालक अंतर्बोध परीक्षण में, ये सिर्फ बालकों के लिए 10 साल तक के बालकों के लिए है। पहली बार विचार अर्नेस्ट क्रिस्ट के मन में आया था इस प्रकार के परीक्षण को तैयार करने का। क्या नाम इसका संक्षेप में, सीएटी। किसने तैयार किया, लियोपोल्ड विलेट ने। कब तैयार किया, 1948 में। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। कार्डों पर चित्र किसके होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं, और उन चित्रों के वर्णन के आधार पर उस बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये था अपना बालक अंतर्बोध या बाल अंतर्बोध परीक्षण। एक और है वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण यानी सीनियरों के लिए, सीनियर परसेप्शन टेस्ट यानी एसएटी। एसएटी परीक्षण किसके लिए, सीनियर के या वरिष्ठ लोगों के लिए परीक्षण होता है। इसको भी तैयार किसने किया था, लियोपोल्ड वेलक। यानी सीएटी भी किसका है, लियोपोल्ड वेलक का है, और एसएटी भी किसका है, लियोपोल्ड वेलक का है। ये जो परीक्षण है ये 50 वर्ष तक की आयु वालों के लिए है। तो जो एसएटी है वो कितने आयु वर्ग के लिए, 50 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए। और इस परीक्षण में भी जो कार्ड थे कुल उनकी संख्या 16 थी। उन कार्डों पर जो चित्र होते थे उन चित्रों के वर्णन के आधार पर उन सीनियर सिटीजन या सीनियर लोगों के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। तो देखिएगा प्रिय छात्रों, हमने 2 दिन के वीडियो में एक वीडियो 14 सितंबर 2020 जो लास्ट डेट थी उसको अपलोड किया था, और आज 16 सितंबर 2020 को ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इन दोनों वीडियो यानी व्यक्तित्व मापन की विधियां पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से हमने व्यक्तित्व मापन की सभी प्रमुख विधियों को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।